गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य के बारे में देखा था, है ना। जो कौन कौन से शासक थे और उनकी क्या मुख्य विशेषताएं थी, है ना। गुप्त साम्राज्य में जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त हैं। फिर उनके बाद कौन आया है? घटोत्कच। फिर कौन आया है? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर कौन आया है? समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त के बाद फिर रामगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, फिर कुमार गुप्त हैं, स्कंदगुप्त हैं और लास्ट में विष्णुगुप्त हैं। इसमें से कुछ मेन थे जिनको पढ़ना था हमें। जैसे कि इंपॉर्टेंट में आपके समुद्रगुप्त हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है, ठीक है। नवरत्न किनके दरबार में थे? तो नवरत्न जो थे वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, है ना। होड़ों का आक्रमण जो हुआ था वो किसके शासन काल में हुआ था? तो होड़ों का जो आक्रमण हुआ था वो स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। देखो, होड़ों का आक्रमण इसलिए थोड़ा सा याद रखना है क्योंकि होड़ों ने केवल भारत में ही नहीं आक्रमण किया था, इन्होंने बाहर भी किया था, यूरोप की तरफ भी किया था। रोम पर भी इनका आक्रमण हुआ था होड़ों का। तो जैसे ये लोग व्यापार करते थे, रोम तक व्यापार करते थे, गुप्त साम्राज्य के लोग, रोम तक व्यापार होता था। लेकिन जब हुड़ों ने रोम पर आक्रमण किया और रोम को तहस नहस कर दिया तो फिर हम लोग का जो व्यापार है वो प्रभावित हो गया था, क्योंकि हुड़ों ने जो था वो रोम को काफी नुकसान पहुंचाया था। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि हुड़ों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में भारत में हुआ था। तो वो स्कंदगुप्त ही थे जिनके शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। लेकिन हुड़ों को हरा दिया था इन्होंने, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। अच्छा, हुड़ ऐसे थे जो शासन नहीं करते थे, असल में वो लूटपाट करते थे और चले जाते थे। मतलब उनका ये नहीं था कि आए और पूरा यहाँ बस गए, और उस तरह से नहीं था। लूटना है उनका मेन मकसद था, है ना। अच्छा, अब कुछ मेन मेन बातें कर लेते हैं इस साम्राज्य से रिलेटेड। साम्राज्य में क्या विशेषताएं थी जिनके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग देखें इनका आर्थिक जीवन, कि चंद्र जो गुप्त साम्राज्य के लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, व्यापारी के आर्थिक जीवन। तो गुप्त साम्राज्य के लोग, देखो, सोने का सिक्का चलवाया इन लोगों ने, पहला बात, ठीक है। तो सोने के सिक्के जो थे वो कुषाणों ने भी चलवाए थे। कुषाणों के जो सिक्के थे वो बहुत ज्यादा शुद्ध थे, मतलब प्योर। लेकिन जब गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो गुप्त साम्राज्य ने जो सोने के सिक्के चलवाए थे इनकी संख्या ज्यादा थी। मतलब ये उतने शुद्ध तो नहीं थे, कुषाणों से कम थे, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा थी। बस ये ध्यान रखना है। तो सोने के सिक्के इन लोगों ने भी चलाए थे, लेकिन सोने के सिक्कों का नाम अलग था, ये उसको दिनार कहते थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुप्त साम्राज्य के समय, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उसे क्या बोलते थे? तो उसे दिनार कहते थे, ठीक है। जैसे कि चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रूपक बोलते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब वो चांदी का सिक्का चलवाया था तो उसको रूपक कहा था। तो वैसे ही जो सोने के सिक्के हैं वो आपके दिनार कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर बात आती है तो इसमें जब व्यापार ये लोग रोम से करते थे तो रेशम का व्यापार का, देखो हम मुख्य मुख्य पॉइंट केवल बता रहे हैं जो आपको केवल ध्यान रखने हैं बस। तो एक तो सोने का सिक्का वाला हो गया, दूसरा रेशम का व्यापार होता था। तो रेशम का व्यापार ये लोग रोम तक करते थे, ठीक है। और रेशम का उस समय नाम था कौशेय, ये नोट्स में नाम लिखा है कौशेय। तो हो सकता है कि अगर कभी क्वेश्चन बने तो कौशेय नाम से बने, कि कौशेय क्या था।
तो कौशेय जो था वो असल में रेशम को ही कहा जाता था, जो रोम तक व्यापार किया जाता था। ठीक है। जब रोम पर हूणों ने आक्रमण किया और रोम को तहस नहस कर दिया, तो फिर हमारा जो व्यापार होने लगा वो पूर्वी भारत से होने लगा। पूर्वी भारत का मतलब समझ रहे हो, श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका हो गया, इधर जावा सुमात्रा ये वाला हो गया। ठीक है। रोम पश्चिम साइड पड़ता है, अफगानिस्तान के उधर से जब होते हुए जाओगे तब रोम पड़ेगा ना, इटली और रोम। तो उधर जब आक्रमण हो गया था तो अब हम लोग का मेन व्यापार पूर्वी भारत से होने लगा था, मतलब श्रीलंका साइड से, श्रीलंका की तरफ जो एरिया था यहाँ से हम लोग करने लगे। तो ये एक मेन पॉइंट है। अच्छा, दो बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम याद रखना जो उस समय सबसे मुख्य थे, जिनसे व्यापार होता था। एक बंदरगाह पड़ता है उस समय बंगाल में और एक था गुजरात में। तो दो मुख्य बंदरगाह थे जहां से व्यापार हुआ करता था। ताम्रलिप्ति एक नाम है, ताम्रलिप्ति ये बंगाल वाला है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। और एक दूसरा है भड़ौच। तो भड़ौच जो है वो आपका गुजरात में है, भृगु कच्छ भी कहते हैं और भड़ौच भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि उस समय के मेन व्यापार बंदरगाह कौन से थे जहाँ से व्यापार होता था। ठीक है ना। तो दो थे, एक बंगाल में था ताम्रलिप्ति बंदरगाह और एक दूसरा था भड़ौच जो गुजरात में था। तो ये कुछ मेन पॉइंट जो आपके आर्थिक जीवन से हैं, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है। और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं, जो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है केवल याद। तो एक आपका हो गया स्वर्ण सोने के सिक्के वाला, दिनार वाला। ठीक। दूसरा आपका हो गया कि रेशम का व्यापार ये लोग रोम तक करते थे और रेशम को क्या बोलते थे, कौशेय बोलते थे। तीसरा पॉइंट आपका हो गया बंदरगाह का, दो मेन बंदरगाह थे जहाँ से व्यापार होता था। ठीक है। और जब रोम पर हूणों का आक्रमण हुआ था, उसके बाद जब सब खत्म हो गया तो फिर हमारा व्यापार कहाँ से होता था, तो हम लोग का दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब जो श्रीलंका साइड का एरिया है, इधर से होने लगा था हम लोग का व्यापार। ठीक है, इतना सा बात है। आते हैं अब सामाजिक जीवन पर। सामाजिक जीवन पे मतलब कि जो समाज था वो किस तरह का था। देखो, सामाजिक जीवन में अगर आप लोग देखें गुप्त साम्राज्य से पहले, अब देखो गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड क्या चल रहा है। गुप्त साम्राज्य का जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के बीच का चल रहा है। 275 ईस्वी से लेकर। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य से पहले तक अगर हम पीछे का जो पढ़े हुए हैं, अगर उसको आप ध्यान से समझे हो, तो उस समय महिलाओं की स्थिति बीच में खराब हो गई थी। ठीक है। महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति बीच में खराब, वैदिक काल के बाद। वैदिक काल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, और जो शूद्र वगैरह थे वो भी। लेकिन गुप्त काल में थोड़ी सी इनकी स्थिति सुधरती है, काफी हद तक सुधर जाएगी इनकी स्थिति। महिलाओं को कई सारे अधिकार मिल जाएंगे। और शूद्र जो थे, ये शूद्र शब्द हटा दिया जाता है गुप्त काल में। अब शूद्र यूज नहीं करते, वो लोग कृषक यूज करते हैं। मतलब जो नीचे की जाति के लोग रहते हैं उनको वो लोग कृषक बोलते थे, मतलब किसान टाइप का। तो शूद्र शब्द हटा दिया जाता है, और जो भी दास रहते हैं या जो भी खेती वगैरह करते थे तो उनको कृषक शब्द यूज होता है, कृषक। तो ये ध्यान रखना है कि गुप्त काल में शूद्र शब्द यूज नहीं किया जाता है, वो लोग कृषक बोलते थे उन्हें, जो नीचे थे। ठीक है। दूसरा, पहले क्या था कि महिलाओं और कृषक को ये जो शूद्र लोग थे या इन लोगों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे शुरुआत में। स्टार्टिंग में अगर देखो, अगर गुप्त काल से पहले का, तो इन लोगों को बहुत सारे महाकाव्य वगैरह सुनने की अनुमति नहीं थी, रामायण महाभारत और ये सब चीजें सुनने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गुप्त काल में इनको सारी अनुमति मिल जाती है। तो जो महिलाएं थी वो पूजा कर सकती थी, शूद्र जो थे या कृषक थे वो आपके रामायण सुन सकते थे, महाभारत सुन सकते थे। तो जितने भी धार्मिक काम थे ये सब इन लोगों को अनुमति मिल जाती है गुप्त काल में। ठीक है। गुप्त काल में इन लोगों को मिल जाए, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदू के समय का या जो आज का हमारा चल रहा है, इसका स्वर्ण काल गुप्त काल को ही बोला जाता है। इस समय सबकी लगभग स्थिति सुधर गई थी, बहुत लोगों की। अच्छा, उसका रीजन भी था। उसका रीजन भी ये था कि इस समय बहुत ज्यादा क्षत्रियों का बोलबाला नहीं था, और ना ही बहुत ज्यादा, नहीं, ब्राह्मण का वर्चस्व तो था। ब्राह्मण का वर्चस्व इसलिए था कि उनको जमीनें दान में मिली थी, काफी जमीनें दान में मिली थी, तो वो लोग थोड़े पावरफुल तो हो गए थे, है ना। लेकिन महिलाओं और कृषक को अनुमति दे दी गई थी इन चीजों से, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन एक गड़बड़ और हुई थी। यही वो समय था जब पहली बार सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। 510 ईस्वी में पहला आत्मदाह का उल्लेख देखने को मिलता है। तो कोई व्यापारी था, वो मर जाता है, तो उसकी पत्नी जो होती है, उसकी पत्नी जो है उसी के साथ आत्मदाह कर लेती है 510 ईस्वी में। तो ये पहला उल्लेख मिलता है जब सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है।
5 से 10 ईस्वी में। और ये पता कैसे चलता है, तो एक अभिलेख है, एरण अभिलेख बोलते हैं। ये अभिलेख याद रखना कि हमें किस अभिलेख से पता चलता है कि इस समय सती प्रथा का वो हुआ था, शुरू हो गया था। तो एरण अभिलेख, एरण एक जगह का नाम है, तो एरण अभिलेख बोलते हैं। उस एरण अभिलेख में ये उल्लेख है कि एक व्यापारी है, उसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी भी उसके साथ आत्मदाह कर लेती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, गुप्त काल में पहला आपको आत्मदाह का उल्लेख मिल जाएगा, सती प्रथा का। ठीक है, बाकी सबकी स्थिति सुधरी है, मतलब महिलाओं की स्थिति भी अच्छी हुई है और शूद्रों की भी हुई है। हाँ, अब एक और चीज था, पुनर्विवाह की अगर बात करें, पुनर्विवाह, तो जो उच्च कुल की स्त्रियां थी, उच्च कुल की स्त्रियों का मतलब जो अपर कास्ट की हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और ये सब है, इन लोगों को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो उच्च कुल की जो स्त्रियां थी वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी। लेकिन जो नीचे हैं, जो शूद्र जाति के हैं या कृषक हैं या ये हैं निचले जाति के, ये लोग पुनर्विवाह कर सकते थे। और ये पुनर्विवाह भी कर सकते थे और नियोग प्रथा भी कर सकते थे। नियोग प्रथा मतलब देवर विवाह, कि अगर आपका परिवार में अगर बड़ा भाई आपका मर गया है, तो अगर कोई छोटा भाई है देवर, तो आप उससे विवाह कर सकते हैं। इसको नियोग प्रथा कहते थे। ठीक है, लेकिन ये केवल निचली जाति के लोग कर सकते थे, और स्वर्ण जाति के या ऊपर सवर्ण जाति के लोगों को अनुमति नहीं थी। तो उन स्त्रियों को ये काम करने का कोई भी अधिकार नहीं था। दूसरा, उच्च जाति के स्त्रियों को ये भी अधिकार नहीं था कि वो खुद से कमाएं। ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर जाके कहीं कुछ वो कमा भी नहीं सकते थे। ये अधिकार भी केवल निचली जाति की स्त्रियों को ही था। तो वो उसका रीजन था, क्योंकि जो कृषक थे या जो नीचे जाति के लोग थे, तो वो लोग काम करते थे असल में। अब खेत में जाना है, काम करना है, किसी का सहयोग करना है, तो अगर हम उनको अनुमति नहीं देंगे तो पुरुष कब तक काम करता रहेगा। इसलिए स्त्रियों को अनुमति दे दी गई थी, जो नीचे जाति के थे। ठीक है, तो इस तरह से कहोगे तो एक प्रकार से जो शूद्र जाति था उनका उत्थान हुआ, मतलब उनको काफी सारे अधिकार मिले और उनकी बहुत सारी चीजें समाज में सुधर गई, स्थिति सुधर गई थी गुप्त काल में। आगे चल के फिर इनकी स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन गुप्त काल में देखो दो समय स्थिति सबकी अच्छी रही है। एक वैदिक काल में बहुत अच्छी रही है ना, और एक दूसरा जो है ये गुप्त काल जो है, ये दो समय ऐसे थे जिस समय लगभग सभी की स्थिति अच्छी रही है ना। तो ये चीजें आपको देखने को मिला है समाज में। अच्छा, अब आते हैं हम लोग समाज के बाद, ये मेन पॉइंट बस इतना ही रखना। देखो इसमें भी एक ही मेन पॉइंट है, इसमें वो जो एरण अभिलेख है सती प्रथा का, वो एक ही याद कर सकते हो। पूरा अगर नहीं भी याद है ना, तो वो बस याद रख लेना, क्योंकि वही एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो आत्मदाह का उल्लेख है वो कहाँ से, कौन से अभिलेख से देखने को मिलता है। ठीक है, तो एरण अभिलेख। अब आते हैं हम लोग इसमें साहित्य के उसमें। तो साहित्य की अगर बात करते हैं तो साहित्य में बहुत से, और कालिदास का नाम आपने सुना ही था, हमने बोला भी था कि याद कर लेना। तो कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास किसके दरबार में थे? शासक का नाम बताओ। हुड़ जो थे बेटा, ये हुड़ एक आक्रमणकारी ही थे शुभम। और हुड़ जो थे ये रशिया की तरफ से आए थे ना, जो रूस है उनकी तरफ से आए थे ये हुड़। थे शुभम, तो हुड़ जो थे वो रशिया की तरफ से आए थे, है ना। और केवल भारत में आक्रमण नहीं किए थे हुड़, हुड़ बहुत जगह आक्रमण किए थे ना, पूरा उधर ईरान, यूरोप, रोम की तरफ, हर तरफ आक्रमण हुआ था इनका। ये लोग आक्रमणकारी ही थे वो लोग। ठीक है, हमने आपसे पूछा था कालिदास किसके उसमें थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के थे दरबार में। ठीक है, नवरत्नों में से एक थे। कालिदास की एक रचना है, उसको याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है ना, इसको याद कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रख सकते हो, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो रचना है कालिदास जी की। और अभिज्ञान शाकुंतलम अगर देखोगे तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी हो तो शकुंतला और इनकी प्रेम कहानी है, किसकी? दुष्यंत की। समझ गए? सुने हो नाम शकुंतला और दुष्यंत की? तो यही अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें प्रेम कहानी है दुष्यंत की और शकुंतला की। ये कालिदास के द्वारा लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा महाकाव्य है और दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में ये शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये जो दुनिया के, विश्व के जो 100 महाकाव्य हैं उसमें उसमें से ये शामिल है 100 में, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है साहित्य के मामले में, कालिदास वाला। अच्छा, इसके अलावा देखोगे
तो महाकवि भास हैं, एक और कवि हैं जो नाटक लिखते हैं। तो महाकवि भास बहुत इंपॉर्टेंट है इस काल के, जो 13 नाटक लिखे थे उन्होंने। तो भास का नाम याद रख सकते हो, ठीक है। आर्यभट्ट इसी समय के हैं, गुप्त काल के ही हैं आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट आप लोग जानते होंगे, आर्यभट्ट के बारे में सुना भी होगा आप लोगों ने कि आर्यभट्ट जो है वो शून्य और दशमलव प्रणाली के ज्ञाता हैं। तो आर्यभट्ट ये 5वीं शताब्दी के ही है, और एक्चुअल में आर्यभट्ट जो है वो पाटलिपुत्र के थे। तो आर्यभट्ट एक्चुअल में पाटलिपुत्र के थे और गुप्त काल से रिलेटेड है आर्यभट्ट, है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आर्यभट्टीय, जो आर्यभट्ट की पुस्तक है उसका नाम है आर्यभट्टीय। और हम लोग जानते हैं कि ये शून्य और दशमलव प्रणाली के ज्ञाता हैं। तो आर्यभट्ट का नाम भी याद रख सकते हो आप लोग। तो 2-3 नाम है जो आप याद कर लेना, एक आर्यभट्ट का नाम याद कर लेना, ठीक है। कालिदास हो गए और महाकवि भास हो गए, ये लोग इंपॉर्टेंट है। बाकी नवरत्न जो है वो तो आपको याद रखना ही है, जैसे अमर सिंह। तो अमर सिंह जो है वो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। वो असल में डिक्शनरी लिखी थी उन्होंने, डिक्शनरी थी वो जो अमर सिंह ने। मैंने कहा था आपसे कि याद कर लेना कि जो नवरत्न है और वो किस चीज से रिलेटेड है, कि कौन कवि है, कौन जादूगर है, कौन क्या है ना, ये सब चीजें। तो ये सब याद रख लेना, तभी चीजें सही रहेंगी। और इसी गुप्त काल में मंदिर बहुत बने हैं, बहुत ज्यादा मंदिर बने हैं गुप्त काल में, ठीक है ना। तो ढेर सारे, भीतर गांव मंदिर बना है, भीतरी गांव, वो भी नोट्स में लिखा होगा। तो आप लोगों को नाम जरूर रख लेना, सब बहुत सारे हैं, विष्णु मंदिर है, कई सारे। तो इस समय गुप्त काल के जो मंदिर है वो बहुत बने। दूसरा, सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप अगर आपको पता हो, वाराणसी अगर कभी आए हो तो वाराणसी में सारनाथ में एक धमेक स्तूप बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत बड़ा। जैसे जो डियर पार्क है, जहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, तो डियर पार्क में 5 शिष्य हैं इनके, वो 5 शिष्य की मूर्ति बनी हुई है और महात्मा बुद्ध उनको उपदेश देते हुए दिख रहे हैं। उसी के पास में ही फिर एक बुद्धा पार्क है और बहुत सारा है, फिर संग्रहालय है और कई सारी चीजें बनी हुई है, सारनाथ के पास में ही है सारा। तो वहीं पर एक पार्क बना हुआ है, उसमें धमेक स्तूप बना हुआ है, ठीक है। और ये धमेक स्तूप गुप्त काल का ही है, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल का ही है। बाकी अगर आप समझोगे सांची का स्तूप और भरहुत स्तूप, तो ये अशोक के समय का था। जो धमेक स्तूप है जो सारनाथ में बना हुआ है, ये गुप्त काल का है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि इसकी कोई नींव नहीं पड़ी हुई है, ये समतल जमीन पर है। मतलब ये एक जैसे प्लेन जमीन है, उसी को ऊपर रखा गया है, ठीक है, उसी के ऊपर बनाया गया है। तो धमेक स्तूप, ये पूछा जा सकता है कि ये किस समय का है, तो गुप्त काल के समय का है धमेक स्तूप, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपके गुप्त काल से रिलेटेड थे, जिनको हमको ध्यान रखना था, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग अपने नोट्स जो है उससे देख लेते हैं। नहीं, इस समय बहुत ज्यादा आक्रमण नहीं हुए थे, ठीक है, बाहरी आक्रमण बहुत ज्यादा नहीं हुए थे। एक हूड़ वाला आक्रमण ही मेन हुआ था जो बाहर का था, बाकी सब अंदरूनी ही लड़ाई झगड़े चलते थे, है ना। ठीक है, तो ये देखो आप लोग, स्तूप क्या होता है। देखो स्तूप तो हमने पीछे भी बताया था जब महात्मा बुद्ध वगैरह का पढ़ाया था हमने। हाँ, स्तूप बताया था ना कि जो महात्मा बुद्ध या जो भी लोग थे जो बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, तो उन लोग की जो अस्थियां होती थी, उन अस्थियों को रख करके उसके ऊपर ही स्तूप बनाया जाता था। तो स्तूप एक्चुअल में क्या होता था कि एक प्रकार से पूजा स्थल होता था। जो भी आप स्तूप देख रहे हो ना, वो स्तूप, अब जैसे सपोज करो कि जैसे मुस्लिम धर्म है, तो मुस्लिम धर्म में क्या होता है, जैसे जो मजार बनते हैं या वो जो बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, तो उसमें मतलब जो मेन लोग होंगे उनकी अस्थियां ही तो रखी जाती हैं, है ना। तो उसमें अस्थियों को ही रखा जाता है और फिर उसी वजह से वो लोग पूजा करते हैं। तो अब जैसे अजमेर का है देखो, है ना, शेख अजमेर में कौन, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं जिनकी दरगाह है। तो अब वो बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उनकी अस्थि रखी हुई है, तो लोग वो पूजा करते हैं वहां पर जा करके। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में है कि जो जैसे महात्मा बुद्ध हैं और उनके जो शिष्य वगैरह थे,
तो उन लोग की अस्थियां रखी हुई हैं, उसके ऊपर स्तूप बनाया गया है। ठीक है, धातु कर्म कहते हैं शरीर के कुछ पार्ट, तो वो रखा गया है, उसी के ऊपर स्तूप बना दिया गया है। तो स्तूप पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म के लोग पूजा करते हैं उनकी, और क्योंकि उनको पूजा करना होता है तो उसके आसपास ही रहना पड़ेगा, तो इसलिए विहार बनाए जाते हैं, जिनको चैत्य या विहार कहा जाता है, मतलब विहार होता है ना, तो एक नाम नहीं होता बौद्ध विहार बोला जाता है, तो बौद्ध विहार रहने का स्थान है, जो स्तूप के बगल में ही बनाया जाता है, जिससे बहुत दूरी न रहे। तो जहां जहां स्तूप बने होंगे वहीं वहीं आसपास ही बौद्ध विहार बना होगा, जिससे वो आसानी से पूजा कर सके उसकी। ठीक है, तो ये समझ लेना। अब ये नहीं कि उसके अंदर ढूंढने लग जाओ, स्तूप देखकर सर इतना बड़ा पत्थर बना है, अंदर क्या है आज हम ढूंढ के रहेंगे, है ना। तो कई बार लोग सोचते हैं कि सर इतने बड़े पत्थर बने हुए हैं, इसके नीचे क्या होगा, है ना, स्तूप के नीचे, तो वो असल में मुख्य मुख्य लोगों की अस्थियां ही होती हैं जो उनकी जरूरत होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। और सारनाथ आओगे तो सारनाथ में तो बहुत कुछ, अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ जानना है तो तुम्हें बस एक ही जगह आओ, सारनाथ सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। उनकी बड़ी से बड़ी मूर्ति, मथुरा काल की मूर्ति और पहले की, लगभग हर चीज मिल जाएगी देखने को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, इसको देखो, अब इसको थोड़ा सा बता देते हैं नोट्स से, वो चीजें केवल हम बता चुके हैं आपको। जैसे सामाजिक जीवन जो है गुप्त काल का, तो उसमें वही हमने कहा कि पहला जो आत्मदाह का उल्लेख मिला है वो आपका एरण अभिलेख से मिला है। ठीक है, एरण अभिलेख, तो वही 510 ईस्वी का है, ये आपको याद रखना है। बाकी सारी चीजें आप पढ़ लेना, वही हमने बताया था कि इसमें जो शूद्र हैं उनको कृषक कहा जाने लगा था, महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई थी, है ना, ये सब चीजें थी। अच्छा, शासन प्रणाली देख लो एक समय की, शासन प्रणाली कैसी थी स्टूडेंट। तो बात तो सिंपल है कि जो भी राजा बनता था वो वंशानुगत था, मतलब वो वंश के हिसाब से ही चलता था, तो राजा पद जो मिलता था वंशानुगत ही चलता था, उसके बाद उसका बेटा या वो जो भी आएगा वो उस पद पे बैठेगा। ठीक है, ब्राह्मणों को बहुत उपहार मिलता था, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों, गुप्त राजा जो थे ये लोग, इन लोगों ने ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा उपहार दिया है और ब्राह्मणों को जमीन भी दी है। इसलिए ब्राह्मण जो पुरोहित हुआ करते थे वो इनका बड़ा मतलब प्रशंसा करते थे, ये बहुत अच्छे राजा हैं, ये इस तरह से चला करता था। इनके शासन प्रणाली का एक पॉइंट था कि जो गांव था, वो गांव जो है वीथी में, ये थोड़ा याद कर लेना, गांव जो था वो वीथियों में विभाजित था। फिर वीथियां किसमें थी, जिलों में थी, और जिले किसमें थे, मंडल में थे, और मंडल मिलकर के वही पूरा साम्राज्य बनाया हुआ था। मतलब जो सबसे छोटी इकाई थी इनकी वो गांव थी, गुप्त साम्राज्य में जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। ठीक है, गांव से जो बड़े थे वो वीथी कहलाते थे, वीथियां गांव से जो बड़े थे, वीथियों से जो बड़े थे वो जिला कहलाते थे, और जिलों से जो बड़े थे वो मंडल कहलाते थे, फिर ढेर सारे मंडल मिलकर उनका साम्राज्य बनाते थे। तो ऐसा कह सकते हो कि इनका जो गुप्त साम्राज्य था वो मंडल में विभक्त था, फिर वो मंडल किस में विभक्त था, जिले में विभक्त था, फिर जिला किस में था, वीथी में था, और वीथी किस में था, गांव में था। तो इस तरह से ये चीजें आपकी विभाजित थी, इनका जो समय था। ठीक है, विज्ञान और तकनीक में देखोगे आप लोग, तो आपको हमने बताया था दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ, ये गुप्त काल का ही है। और सोचो कितने साल हो चुके हैं और अभी तक ये जंग नहीं लगा है, मतलब कितना उन्नत रहा होगा इन लोगों का उस समय की कारीगरी। ठीक है, कि करीब करीब 1500 साल होते जा रहे हैं और वो वैसे ही खड़ा हुआ है। आर्यभट्ट ने लिखा था, आर्यभट्टी, ये याद रखना है आपको, शून्य और दशमलव प्रणाली के ज्ञाता है। ठीक है, इतना सा सिंपल सा पॉइंट है बस, है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखने के। अच्छा, अब नीचे आओ, देखो जरा इसमें साहित्य की अगर बात करते हैं तो वही हमने कहा, कालिदास को याद कर लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है इसमें। दूसरा एक कवि है भास कवि, उनको याद कर लेना, उनकी एक रचना है ये द्रदरी चारुदत्तम, इसको याद रख लेना। ठीक है, और नीचे आओगे जब आप, तो एक अमर सिंह है, अमर सिंह ने अमर कोश लिखी है। ठीक है ना, तो ये दो तीन लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य से रिलेटेड। अच्छा, अब ये कला जो लिखा हुआ है, कला में आपको ये मंदिर याद करने होंगे कौन कौन से मंदिर इस समय बने हैं गुप्त काल में। ठीक है, क्योंकि ये स्वर्ण युग है उस समय का, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। कानपुर में एक मंदिर बना है भीतर गांव का ईट मंदिर, ठीक है, गुप्त काल का ही है। गाजीपुर में एक मंदिर बना है जिसको भीतरी मंदिर कहते हैं। झांसी का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं देवगढ़ मंदिर। ठीक है ना, सारनाथ मथुरा में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, है ना, अजंता के चित्र बनाए गए थे इसी समय में। और बुद्ध की बहुत बड़ी एक आदम कद प्रतिमा, मतलब पूरी फुल मूर्ति बनाई गई है बुद्ध की,
जो कि अब बर्मिंघम में रख दी गई है। अब ये उठा के ले गए, जब अंग्रेज आए थे तो ये लोग उठा के ले गए उसको, बुद्ध भगवान की। ठीक है, तो आपको ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपको बस याद कर लेना है कि गुप्त काल के कौन मंदिर हैं। ठीक है ना, और इसलिए याद करना है क्योंकि पूछा जा सकता है। गुप्त आज का जो हिंदू धर्म आपको दिख रहा है, इसके आधी से ज्यादा चीजें गुप्त काल की ही है। ठीक है ना, क्योंकि उसके पहले के सब खत्म ही हो गए। मतलब जो पहले चल रहा था भाई, वैदिक काल ही मेन था जो हिंदू धर्म से रिलेटेड था, लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, तो बहुत सारी चीजें खत्म हो गई थी बीच में। फिर ये गुप्त काल आया, है ना, फिर बीच में आक्रमण हो गए थे, तब भी बहुत सारी चीजें नष्ट हो गई। तो ये गुप्त काल ही वो समय है जिसके बाद पूरा जो आज का आपको हिंदू धर्म दिख रहा है वो गुप्त काल की ही देन है। ठीक है ना, इसी समय वो सारी चीजें शुरू हुई हैं जो आज देखने को मिल रही हैं। तो इस समय बहुत सारे मंदिर वगैरह देखने को मिलते हैं, तो याद कर लेना, है ना। गिने चुने हैं। कानपुर का भीतर गांव का ईट मंदिर है ना, भीतरी मंदिर है गाजीपुर में, विष्णु मंदिर है, कई सारे हैं। एक और पेज है उसको दिखा देते हैं, उसमें भी कुछ मंदिर है। ठीक है ना, उस मंदिर को याद कर सकते हो कि गुप्त काल से रिलेटेड कौन कौन से। देखो ये है, ये गुप्तकालीन मंदिर जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये सब इसी समय के बने हुए हैं। ठीक है ना, अब इसका स्थान आप देख लेना, तुरंत तो याद नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे याद कर लेना इसको। विष्णु मंदिर, ठीक है, जबलपुर में तिगवा। शिव मंदिर बना था इस समय, है ना, घूमरा एमपी में ही है। पार्वती मंदिर एमपी। दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी पड़ता है। शिव मंदिर है आपका, ये एमपी। भीतरगांव ये कानपुर में है, यूपी में। लक्ष्मण मंदिर है आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपको याद रखने हैं गुप्त काल के। ठीक है, इतने पॉइंट। देखो लौह स्तंभ जो आप पूछ रहे हो कि लौह स्तंभ किसने बनवाया था, तो लौह स्तंभ का ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि लौह स्तंभ किसने बनवाया था। हाँ, बस लौह स्तंभ पे एक राजा का उल्लेख है जिसका नाम है चंद्र। तो चंद्र उल्लेख है उस राजा का, तो एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये चंद्र जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। कंफर्म नहीं है इतिहासकार के कौन है, क्योंकि उसमें केवल चंद्र लिखा हुआ है बस। तो बस वो एक अंदाजा लगाते हैं कि चंद्र ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। ठीक है, तो बस यही पता चलता है वहां से, एग्जैक्ट किसी का नहीं है कि किसने बनवाया है उसको। हाँ, बस गुप्त काल का है, ये कंफर्म है। अब छोटे छोटे पॉइंट है, इसको वन लाइनर, ये एग्जाम के लिए है, ये याद कर लेना। फाहयान किसके शासनकाल में आया था, ये चीनी यात्री था फाहयान। तो बताइए फाहयान किसके शासनकाल में आया था, चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में आया था। बोलो भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुड। फाहयान जो है इन्होंने पाटलिपुत्र में एक अस्पताल का उल्लेख किया है, मतलब गुप्त काल में अस्पताल बना हुआ था। तो ये एक पॉइंट है। इसमें पूछा क्या गया है कि इन्होंने कहाँ पर अस्पताल का उल्लेख किया है, ये क्वेश्चन ऐसे किया गया है, तो पाटलिपुत्र में किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से किया गया था। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे, तो किस गुप्त शासक ने किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले शुरू किया था। इसका मतलब जो श्रीगुप्त था उसने सिक्के नहीं चलवाए थे। ठीक है ना, तो सबसे पहला जो सिक्का चलवाया है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया है। स्टूडेंट याद रखिएगा ये। ठीक है ना, नहीं रूपक नहीं, अरे नहीं पंकज, रूपक नहीं, कहाँ है पंकज। रूपक, अच्छा चलो पूछ ही लिए हो, तो ये बताओ कि सभी लोग बताओ फिर, रूपक क्या था। कंचन बताएगी। हम्म, चांदी का सिक्का था। अच्छा, हाँ, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के जारी किए थे, समझ गए, लेकिन वो रूपक नहीं जारी किया था, सिक्के जारी किए थे उसने। तो ये देखो, चंद्रगुप्त प्रथम से पहले कौन शासक था, घटोत्कच था। उससे पहले कौन था, श्रीगुप्त था। तो दो शासक पहले थे लेकिन वो सिक्के नहीं जारी किए थे, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि गुप्त काल में वो सीधे सीधे श्रीगुप्त आंसर दे देंगे, बट ध्यान रखिएगा कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने सिक्के जारी नहीं किए थे। तीसरा शासक जब आया है चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसने सिक्के जारी किए थे। और जो रूपक है चांदी का सिक्का, वो जारी किया है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जब उसने शकों को हराया है।
जब शक को हरा करके रुद्र सिंह तृतीय को जब उसने हराया है, उसको हराने के उपलक्ष्य में उसने चांदी का सिक्का जारी किया था जिसको रूपक कहा गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था वो, ध्यान रखना। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो ये दूसरा पॉइंट है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये जो हम बता रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको वन लाइनर में लिख दिया है, तो इसके एक प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हो गए आपके, पहला और दूसरा खत्म। तीसरा क्या पूछा गया था कि 4 अश्वमेधों का संपादन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, एक शासक है चार, वो प्रवरसेन प्रथम। ये गुप्त वंश का नहीं है, ये असल में इसी समय क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये वाकाटक वंश है जो आगे चल करके आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रवरसेन प्रथम नाम याद कर लेना। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम। और ये प्रवरसेन प्रथम जो है ये वाकाटक वंश का है, इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और जब शासन काल देखोगे ना, तो आप वाकाटक वंश का शासन काल देखो जरा, 275 से 335। अब 275 से 335 है, तो ये गुप्त काल के समकालीन ही चल रहा है, इसी वजह से क्वेश्चन किया गया था। लेकिन ये गुप्त काल से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है एक, है ना, इसको वाकाटक वंश कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 अश्वमेध किसने किए हैं, तो 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं प्रवरसेन प्रथम ने, बस इतना सा इसमें पॉइंट था। कभी कभी क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं ना, तो हमें ध्यान रखना होता है। अच्छा, अब देखो, अब आज जाकर के ये पूछ रहे कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। कैसे कैसे लोग हैं भाई, पूरी हिस्ट्री खत्म होने वाली है और आज पूछ रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है। जाने कब से अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अभी कुछ होगा उसके बाद कहते सर गुस्सा हो जाते हैं और क्वेश्चन ऐसे ही से पूछेंगे, है ना। अश्वमेध यज्ञ में रामायण देखे हो, कौन पूछा है? सावित्री, हाँ, रामायण देखे हो कि नहीं? अश्वमेध यज्ञ किया था जब भगवान रामचंद्र जी ने, तो उन्होंने घोड़ा छोड़ दिया था। घोड़ा जब पहुंचा तो लवकुश थे ना, पकड़ लिए लवकुश घोड़े को, कहते बस अब जो है उसको बुलाओ, उसी से युद्ध करेंगे हम सीधे। तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और घोड़े के साथ सैनिक चला करते थे। तो जो उस घोड़े को पकड़ लेगा उसको युद्ध करना पड़ेगा, और नहीं पकड़ेगा, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेगा, तो घोड़ा फिर आगे बढ़ जाएगा। मतलब सीधा तरीका था कि किस तरह से साम्राज्य को अपनी तरफ मिलाना है, बस सीधे, है ना। तो ये चीज हुआ करता था, वो घोड़े के रूप में होता था। अब अगर उस पर लिखा होता था भाई, अब सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अयोध्या से आया हुआ है, रामचंद्र जी का है, तो भाई किसी की हिम्मत थोड़ा पड़ेगी कि वो घोड़े को पकड़ ले। वो पहले ही वो दास्ता स्वीकार कर लेता था, जी महाराज ठीक है, हम आपसी के सेवक हैं, घोड़ा आगे बढ़ जाता था। बट लव कुश, उन्होंने कहा बुलाओ रामचंद्र जी को, हम सीधे उन्हीं से करेंगे युद्ध, तुम लोग कुछ नहीं हो। तो भरत वर्त जब आते थे तो सबको मार के भगा देते थे, है ना। तो अश्वमेध यज्ञ इस तरह से हुआ करता था। तो प्रवर सेन प्रथम जो है उसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। मतलब सोचो कि उसने कितना विस्तार किया होगा अपने समाज के लिए। वो अलग बात है कि पता नहीं वो जीत पाता था कि नहीं जीत पाता था, लेकिन अश्वमेध यज्ञ जरूर कर देता था। एक अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा छोड़ देता था कि चलो भाई देखते हैं। तो इस तरह से उस समय हुआ करता था। अब तोप वोप तो थे नहीं उस समय कि जाके परमाणु बम गिरा देंगे, सीधे निपट गए, फिर उसके बाद कहते चलो हमारे साथ शामिल हो जाओ, है ना। तब ये सब चीजें तो थी नहीं, है ना। तो इसी तरह काम किया जाता था उस समय। तो 2 पॉइंट आपका ये हो गया इसमें। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग, तीसरा हो गया 4 अश्वमेध यज्ञ। चौथा, गुप्त काल के संबंध में कौन से देवता थे जो जिनकी ज्यादा मतलब पूजा की जाती थी। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि विष्णु भगवान थे जिनको ज्यादा माना जाता था। ठीक है, तांबे का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक ये रामगुप्त है। ठीक है, बस ये रामगुप्त याद रखना। देखो रामगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया है। रामगुप्त के बारे में बस एक तांबे का सिक्का वाला जारी करना था, बाकी ये बहुत प्रतापी नहीं था। ये कब आया है, ये समुद्रगुप्त के बाद आया है। ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में राजा आया है रामगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त बना था राजा। ठीक है, तो ये तांबे का सिक्का इसने जारी किया था। बाकी एक कुंडवर्धन भक्ति है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्तर बंगाल में है। तो अब असल में ये क्वेश्चन सब उसके हैं ना, स्टेट वाले भी हैं, तो ये वो सब क्वेश्चन भी है, केवल ये एसएससी के ही नहीं है, ये और भी क्वेश्चन है। आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, एक एक लाइन है, आप इस पेज को पढ़ लेना। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये याद करना होगा ना।
तो हमने इसलिए दे दिया कि जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो एक एक लाइन का है, वो करीब 10-12 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये गुप्त साम्राज्य आपका यहाँ से खत्म होता है, जो मेन मेन पॉइंट था। जो छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं वो आपको याद करने हैं, और डीपीपी खैर हम आपको दे देंगे, 1-2 दिन में हो सकता है डीपीपी मिल जाए आपको, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। अब जो मेन बचता है, अब बचता है आपका वर्धन वंश। वर्धन वंश जिसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश, ये अब एक साम्राज्य बचा हुआ है। 647 तक चलेगा ये, 647 ईस्वी तक आसपास, ठीक है ना। और रहेंगे तो इसके बाद और भी, लेकिन जस्ट इसी के बाद अब अरब आक्रमण हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि अरब और तुर्की आक्रमण शुरू हो जाएंगे। अब कैसे? 712 में अरब आक्रमण शुरू हो जाएगा। 712 ईस्वी में एक अरब आक्रमण शुरू होगा ना। कौन आता है? कौन था जिसने आक्रमण किया था 712 में? नाम बताओ। 712 ईस्वी में किसने किया था? देखो, मोहम्मद गोरी। अरे पंकज, तुमको हम उल्टा लटका देंगे, समझ लेना। समझ गए? तुम्हारे आंसर ऐसे आ रहे हैं। मोहम्मद गोरी तुम्हारा 712 में आया था। मोहम्मद गोरी का युद्ध किससे हुआ था? मोहम्मद गोरी का युद्ध किससे हुआ था? भाई देखो, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय से हुआ था। अरे कसम से, तुम लोग कैसे सामने तुम लोग हो नहीं ना भैया। मोहम्मद गोरी 1000 ईस्वी के बाद आया है। पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का, 1192 ईस्वी। जयचंद, जो आज तक इतिहास में जाना जाता है, जब भी कोई धोखा देता है तो उसको जयचंद बोला जाता है। तो यही था जिसने हराया था, जयचंद। बताया नहीं था? उसकी पुत्री जो थी संयोगिता, भगा ले गए थे पृथ्वीराज चौहान। भगा क्या ले गए थे, वो उसकी खुद की सहमति थी। वो तो वैसे भी नहीं जा रहे थे, लेकिन वो जो थी कहती है मैं तुम्ही से प्रेम करती हूँ। लड़की बहुत खतरनाक होती है ना। बेचारा अच्छे खासे साम्राज्य को तहस नहस करवा दिया। आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। अब क्या करते पृथ्वीराज चौहान? कहते हैं चलो भैया, बेचारे न करते तो अच्छा खासा सब सही रहता, है ना। तो यही था। तो 712 में मीर कासिम का आक्रमण हो जाएगा, अरब आक्रमण। तो अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो मेनली हम लोग अरब आक्रमण से अब शुरू करेंगे। अब इसके पैरेलल में अगर कोई चीज चल रही होगी तो वो आपका पढ़ते रहेंगे। नहीं तो देखो क्या है ना, जो वर्धन वंश खत्म होगा जब 647 ईस्वी तक, ये हर्षवर्धन चलेंगे 647 में। और अगर आप देखोगे तो जो हजरत मोहम्मद साहब हैं, जो पैगंबर है, उनका जन्म 570 ईस्वी में हो जाएगा। 570 ईस्वी में जो मक्का है आपका, तो उधर उनका हो जाएगा 570 ईस्वी में। और उसी के बाद से फिर चीजें शुरू हो जाएंगी, और फिर धीरे धीरे करके फिर वो अरब आक्रमण आपका शुरू हो जाएगा जो 712 ईस्वी है। तो अब हम लोग ये चीज देखेंगे, यहीं से मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। तो मध्यकालीन भारत जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये शासक पढ़ना चाहोगे जो वर्धन वंश के बाद भी, तो ये शासक पढ़ते ही रहोगे। ये शासक करीब करीब तुम्हारे 1200 ईस्वी तक चलते रहेंगे, जिसमें वाकाटक वंश आ जाएगा, फिर उसमें चालुक्य आ जाएगा, राष्ट्रकूट आ जाएगा, प्रतिहार आ जाएगा, गुर्जर आ जाएंगे, है ना, चौहान आ जाएंगे। ये पूरा चलता ही रहेगा 1200 ईस्वी तक। तो अब हम लोग मेनली मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग अरब आक्रमण शुरू करेंगे जो 712 ईस्वी से चालू हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में अगर कोई साथ में आता रहेगा कि जब वो आक्रमण हो रहा है तो उस समय इस जगह का कौन राजा है, तब हम आपको उसका डिस्कशन साथ में कर देंगे कि जब ये आक्रमण हुआ है तो भारत में उस समय किसका शासन चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग चलेंगे। तो मेन जो प्राचीन है वो आपका हर्षवर्धन तक ही है, क्योंकि यही एक सबसे प्रतापी शासक है जो बचता है। इसके बाद फिर चीजें बाहर की आक्रमण शुरू हो जाते हैं, अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण, जिनके क्वेश्चन बनते हैं आपसे। ठीक है, तो एक टॉपिक और हम आपका कंप्लीट करते हैं, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा।
थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं हर्षवर्धन का। पुष्यभूति वंश कहते हैं इसको, पुष्यभूति वंश, ठीक है। तो गुप्त के बाद, गुप्त काल के बाद जो वंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गुप्त काल के बाद, गुप्त जब खत्म हुए हैं तो इसके बाद हमारा एक वंश आया है जिसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश, और इसको वर्धन वंश भी कहते हैं, ठीक है। ये लोग सामंत थे, ये पुष्यभूति भी सामंत थे। आपको हमने बताया था कि राजा जो था वो जब सामंत रखते थे या सरदार रखते थे वो लोग, तो जमीन वगैरह दे दिया जाता था, तो भाई बहुत सारी जमीन उनके पास हो जाती थी, तो राजा से भी शक्तिशाली हो जाते थे, है ना, क्योंकि राजा की जमीन घटती जाती थी और सामंतों की बढ़ती जाती थी उनके। तो एक प्रकार से सामंत विद्रोह कर देते थे और फिर उस राजा को हटा दिया जाता था, तो इसी तरह से चला करता था। तो ऐसा ही एक सामंत है आपके पुष्यभूति, ये हरियाणा की एक जगह पड़ती है थानेश्वर, ठीक है। तो हरियाणा में एक थानेश्वर जगह था, उस थानेश्वर के थे ये लोग, ठीक है ना। और वहीं पर पुष्यभूति वंश बनता है। तो पुष्यभूति जो थे ये इसके संस्थापक है और उन्हीं के नाम पे पड़ा है पुष्यभूति वंश। कहाँ के थे? थानेश्वर, हरियाणा के थे। लेकिन ये बहुत प्रतापी नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रतापी नहीं है, तो इसलिए बस संस्थापक का नाम याद रखना होता है कि संस्थापक कौन था, पुष्यभूति थे बस। जो प्रतापी शासक वो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन जो है ये प्रतापी शासक है और इन्हीं के नाम से फिर वर्धन वंश भी पड़ता है क्योंकि उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। तो इसको दोनों नामों से जाना जाता है, इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं और इसको वर्धन वंश भी कहते हैं, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और पुत्री है राजश्री। फिर से सुनो, जो संस्थापक है वर्धन वंश का वो संस्थापक है पुष्यभूति, ठीक है। और जो प्रतापी शासक है वो जो इनके बाद बना है पुष्यभूति के बाद, वो है प्रभाकर वर्धन, ठीक। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री है। दो पुत्र कौन कौन है? राज्यवर्धन है एक पुत्र और एक है कौन? हर्षवर्धन। और पुत्री है राजश्री, ठीक है। याद हो गया प्रभाकर वर्धन के दोनों पुत्रों के नाम? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री का नाम राजश्री, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन काफी फेमस है, हर्षवर्धन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रतापी काफी शासक है, तो इनका नाम बार बार आता है हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन ही वो शासक हैं जिनके शासनकाल में आपका वेन सॉन्ग आया है, चीनी यात्री वेन सॉन्ग आया है। और हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट रहते थे, जिसका आपने नाम सुना है, बाण भट्ट, दरबारी कवि थे ये। और इन्होंने हर्षचरित लिखी हुई है जिसमें हर्षवर्धन की बहुत सारी इन्होंने व्याख्या की है, उनका सम्मान के बारे में लिखा हुआ है। तो दो पॉइंट बहुत याद रखने हैं, एक चीनी यात्री कौन सा? वेन सॉन्ग, वो हर्षवर्धन के काल में ही आया हुआ है। और दूसरा आपका है बाण भट्ट जो इनके दरबारी कवि हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इसलिए हर्षवर्धन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार वेन सॉन्ग को ही कहा जाता है। कि यात्रियों का राजकुमार किसे बोलते हैं? वेन सॉन्ग को बोलते हैं। हाँ, एक पुस्तक है सीयू की जो वेन सॉन्ग ने लिखी है, सीयू की, उसी में इन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है हर्षवर्धन के समय का, कि उस समय भारत कैसा था और हर्षवर्धन का शासनकाल कैसा चल रहा है। तो वो वेन सॉन्ग की एक पुस्तक है सीयू की, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कब आया होगा, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल चल रहा है वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी का है, ध्यान रखना। देखो थोड़ा सा डेट याद रखते हो ना तो उससे चीजें क्लियर हो जाती है। अब 606 से 647 ईस्वी शासनकाल है हर्षवर्धन का, तो ऑब्वियस सी बात है वेन सॉन्ग इसके बीच में ही आया होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हर्षवर्धन के समय आया है। इसका मतलब वो 606 और 647 के बीच में ही आया होगा वेन सॉन्ग, ठीक है। तो वेन सॉन्ग यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के समय आया था। हर्षवर्धन जो जिनके दरबारी कवि बाणभट्ट हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हर्षचरित लिखी है उन्होंने। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझते हैं अब हम लोग, कहानी अब समझना कि जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनके पुत्र है राजश्री, ठीक है। तो राजश्री का विवाह हो जाता है, राजश्री का विवाह कर दिया जाता है, भाई विवाह तो होगा ही होगा। तो राजश्री का विवाह होता है कन्नौज के एक राजा है, कन्नौज के एक राजा है जिनका नाम है गृहवर्मन, गृहवर्मन। कन्नौज, कन्नौज कहाँ पड़ता है?
यूपी में पड़ता है कन्नौज। कन्नौज कहाँ पड़ता है? यूपी में। और ये लोग हैं कहाँ के? हरियाणा के, थानेश्वर के। तो राजश्री का विवाह होता है, कन्नौज के राजा है गृहवर्मन, तो गृहवर्मन से राजश्री की शादी हो जाती है। ठीक, कहानी समझना, पूरी कहानी यही चलती है पूरी, सब कुछ। तो राजश्री का विवाह हो जाता है गृहवर्मन से, लेकिन कन्नौज का जो राजा है गृहवर्मन, इसकी दुश्मनी चल रही है मालवा के राजा देवदत्त से। मालवा एमपी का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। तो मालवा का राजा है देवदत्त, उसकी दुश्मनी चल रही है गृहवर्मन से जो कन्नौज का है। समझना, दो नाम बताए, एक मालवा का राजा बताया जो एमपी का क्षेत्र है, और एक यूपी में कन्नौज है। तो कन्नौज में कौन है? गृहवर्मन है। और इसकी लड़ाई चल रही है, दुश्मनी चल रही है मालवा के राजा देवदत्त या देवगुप्त उसका नाम है। और शादी किससे होती है राजश्री की? कन्नौज के राजा से, गृहवर्मा से। तो जो मालवा का राजा है वो आक्रमण कर देता है। जब राजश्री की शादी हो जाती है तो इसके बाद मालवा का जो राजा है वो आक्रमण कर देता है गृहवर्मा पे और उसको मार देता है, गृहवर्मन को मार देता है और राजश्री को बंदी बनाता है। जो हर्षवर्धन की बहन है उसको बंदी बनाता है। कौन? मालवा का राजा। बट किसी तरह वो बच जाती है राजश्री, उनके चंगुल से भाग जाती है और कहीं जंगल वगैरह में छिप जाती है। तो राजश्री मरती नहीं है, बच जाती है वो, ठीक है। लेकिन उसके पति को मार देता है वो। जब ये खबर राजश्री के भाई राजवर्धन को पता चलती है, बड़ा भाई है राजवर्धन और हर्षवर्धन छोटा भाई है। जब राजश्री के भाई राजवर्धन को पता चलती है तो वो आक्रमण कर देता है मालवा के शासक पर जिसने उसके पति को मारा था। और जो राजवर्धन है वो मालवा के शासक को मार देता है, ठीक है। कहानी समझना, ये ऐसे ही घूमेगा, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, ये चल रहा है। तो बड़े ध्यान से सुनना कि राजश्री की शादी हुई है कन्नौज के राजा से और कन्नौज के राजा की लड़ाई चल रही है मालवा के राजा से। तो मालवा के राजा ने किसको मार दिया है? कन्नौज के राजा को। तो राजश्री कौन हो गई? विधवा हो गई, ठीक। लेकिन वो किसी तरह भाग जाती है, जंगल में बच जाती है। जब ये बात पता चलती है राजवर्धन को, जो उसका भाई है, बड़ा भाई है राजश्री का, तो वो आक्रमण करता है मालवा पर और मालवा के राजा को मार देता है, ठीक। तो मालवा का राजा भी खत्म, कन्नौज के राजा भी खत्म, मालवा के राजा भी खत्म। राजश्री ऑलरेडी जंगल में घूम रही है, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे चल रही है। अब जो मालवा का राजा है देवगुप्त, जिसको मारा है राजवर्धन ने, अब इस मालवा के राजा का एक दोस्त है। मालवा के राजा का दोस्त है, वो बंगाल में है, उसका नाम है राजा शशांक, ठीक। ये गौड़ वंश का है राजा शशांक। जब राजा शशांक को पता चलता है कि मेरे दोस्त को मार दिया है, तो उनने राजवर्धन को मार दिया। उनने किसको मार दिया? राजवर्धन को। क्यों? क्योंकि राजवर्धन ने किसको मारा था? मालवा के शासक को, ठीक। तो राजा जो शशांक है बंगाल का, गौड़ वंश का, वो उसका दोस्त था मालवा वाले का। तो उनने राजवर्धन पे आक्रमण कर दिया और राजवर्धन को निपटा दिया, कहे भाई तुमने हमारे दोस्त को मारा है, ठीक। ये बात जब पता चलती है हर्षवर्धन को, उसके छोटे भाई को राजवर्धन के, कि अच्छा मेरे बड़े भाई को मार दिया, तो हर्षवर्धन ने आक्रमण कर दिया राजा शशांक पर। उनने राजा शशांक को निपटा दिया। तो कुल मिला के सब निपट चुके हैं, केवल बचा है हर्षवर्धन। बस यही समझ लो, इसलिए हर्षवर्धन को कहा जाता है। ये जितने लोग चल रहे हैं सब लोग आपस में मार काट के सब निपट चुके हैं और एक शासक बचा है, वो शासक है हर्षवर्धन। तो इसलिए वो हर्षवर्धन ही कहा जाता है कि जो अंतिम लास्ट हिंदू शासकों में सबसे प्रतापी बचा हुआ है वो हर्षवर्धन है अपने समय का। क्योंकि बाकी वो उसको मारता है, वो उसको मारता है, सब निपटा दिए जाते हैं। फिर जब ये हर्षवर्धन रहता है, अब हर्षवर्धन पता करता है अपनी बहन के लिए कि हमारी राजश्री कहाँ है। भाई 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 उसकी हड्डी उड्डी तो मिली नहीं, इसका मतलब जरूर वो जिंदा होगी, ठीक है। हाँ, राजश्री बची है, तो वही तो कह रहे हैं कि अब स्त्री बची है तो अब स्त्री को थोड़े शासक बना देंगे, ठीक है ना। तो बस, लेकिन वो क्योंकि उसकी बहन है तो वो पता करता है हर्षवर्धन कि क्या हमारी बहन जिंदा है या नहीं है। तो वो ढूंढता है। तो बौद्ध धर्म के गुरु हैं, उस समय के कोई गुरु हैं बौद्ध धर्म के, तो वो उनकी जानकारी लेके हर्षवर्धन के पास आते हैं कि आपकी बहन जिंदा है
और वो सकुशल सुरक्षित है जंगल में वो। तो ये जब हर्षवर्धन को पता चलता है तो हर्षवर्धन अपनी बहन को बुलाता है और उसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से कन्नौज पर शासन करता है। कन्नौज पर। अब सुनिएगा जरा क्या बात है। एक्चुअल में जो राजश्री थी वो कन्नौज के राजा से ब्याही गई थी, तो जो कन्नौज पर शासन होना था वो राजश्री का ही होना था। तो हर्षवर्धन इतना अच्छा व्यक्ति था कि उसने सब कुछ जीतने के बाद भी कन्नौज पे खुद शासन नहीं किया। उसने अपनी बहन को बुलाया और बहन को राज सिंहासन में बैठाया और संयुक्त रूप से शासन किया, क्योंकि अगर आप केवल स्त्री को बैठा देगा तो विद्रोह हो जाएगा, इसलिए दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से किया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो एक्चुअल में जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपनी बहन के साथ वहां पहुंचता है तो उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यही वो समय है जिसके बाद से कन्नौज का जो प्रतिष्ठा या कन्नौज की जो चीजें हैं वो बढ़ जाएंगी। पाटलिपुत्र का महत्व घटता चला जाएगा और कन्नौज बढ़ता जाएगा। यहीं से अब कन्नौज राजधानी बनेगी और कन्नौज बहुत उन्नत होता जाएगा। पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, तो कन्नौज ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्षवर्धन ने किसको अपनी राजधानी बनाया था, तो कन्नौज को बनाया था। बात समझ में आई? समझ में आ गया पूरा कहानी क्या चल रहा है? ठीक है, तो हर्षवर्धन के लिए यही मेन है इसके लिए। ठीक है ना, ये जो पूरी कहानी आपकी घूम रही है। अच्छा, हर्षवर्धन जो है ये खुद एक बहुत बड़ा लेखक है, इसने अपनी कई सारी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, कुछ नाम है उसको हम अभी बता देंगे आपको। तो ये दूसरा, इसने महायान शाखा महायान धर्म को स्वीकार किया था। अब आपको बताना है कि महायान कौन से धर्म का है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। अब आप लोग ये बताएंगे कि जो हर्षवर्धन थे इन्होंने महायान धर्म को स्वीकार कर लिया था। अब आप बताएंगे कि महायान जैन धर्म का है या बौद्ध धर्म का है। देवेंद्र कह रहे हैं बौद्ध धर्म का है, अंकित कह रहे हैं बौद्ध धर्म का है। ठीक है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, दो संप्रदाय बट गए थे, एक हीनयान और दूसरा महायान। तो इसने महायान स्वीकार कर लिया था। आपको ध्यान रखना कि हर्षवर्धन ने क्या स्वीकार कर लिया था, महायान स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अच्छा तो प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र और कितनी पुत्री? प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री। चलो अब हम आपको इसको डायग्राम से दिखा देते हैं। कहानी आपको हम समझा दिए हैं, डायग्राम से दिखा देते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है हर्षवर्धन, ठीक है, एक ही पेज में खत्म हो जाता है ये, बस मेन मेन पॉइंट है। क्योंकि कितना पढ़ना है बस ये डिपेंड करता है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। चलो ध्यान से देखना इस पेज को, आपका हर्षवर्धन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो जरा, पुष्यभूति वंश कहते हैं, जब गुप्त वंश के बाद जो वंश आया है उसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश की जो राजधानी है वो है थानेश्वर, हरियाणा में। क्लियर? वाण भट्ट, ये इनके दरबारी कवि हैं हर्षवर्धन के, जिन्होंने लिखा है हर्षचरित। और हर्षचरित में ही हमें हर्षवर्धन की चीजें मिलती हैं, और एक और इन्होंने पुस्तक लिखा है कादम्बरी। दोनों याद रखना है आपको। तो बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के थे। बस जितना लिखा है इस पेज में उसको रट लेना बस स्टूडेंट, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस जितने पॉइंट लिख दिए हैं इसको रट लेना, वो आपका सब खत्म हो जाना है हर्षवर्धन का। वेन सॉन्ग जो है वो चीनी यात्री है, 629 ईस्वी में आया है ये भारत, और इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? वेन सॉन्ग को कहते हैं। 629 ईस्वी में आया था ये। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी है सीयू की, और इसी पुस्तक में इसने हर्षवर्धन के समय का विस्तृत वर्णन किया हुआ है कि वो किस तरह का सम्राट चल रहा है। अच्छा, हर्षवर्धन के समय एक लड़ाई हुई है, और हर्षवर्धन के साथ एक लड़ाई हुई है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय एक राजा है, उसने हर्षवर्धन से लड़ाई की है नर्मदा नदी पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, चाहे तो अभी याद कर लो कि हर्षवर्धन की लड़ाई किससे हुई थी और हर्षवर्धन की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी। तो हर्षवर्धन की जो लड़ाई हुई है वो हुई है पुलकेशिन द्वितीय से। एक राजा है पुलकेशिन द्वितीय, इनसे लड़ाई हुई है, वो भी नर्मदा नदी के किनारे पर। लेकिन हर्षवर्धन हार जाता है इस समय, हर्षवर्धन की हार हो जाती है, यही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है।
ठीक है, तो हर्षवर्धन यहाँ से हार जाता है, जिससे ये साम्राज्य वगैरह खत्म होना शुरू हो जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के किनारे पर इन दोनों का युद्ध होता है और इसमें हर्षवर्धन की हार हो जाती है। पता किससे चलता है? एहोल अभिलेख है, एहोल। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है यही आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक कल्हड़ है, कल्हड़, कल्हड़ की एक पुस्तक है राज तरंगड़ी, यहाँ से भी हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है। तो देखो, एक तो हमें मिलती है वेन सॉन्ग से, जो चीनी यात्री आया है उसने बताया है। एक मिलती है बाणभट्ट से, जो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी हुई है। और एक मिलती है कल्हड़ की राज तरंगड़ी से। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी इन लोगों से मिलती है। अब इस तरह के क्वेश्चन बढ़ने लगे हैं स्टूडेंट कि किसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अब इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। और राज तरंगड़ी ही वो पुस्तक है जिसमें कश्मीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये पॉइंट कि कश्मीर के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी से मिलती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे। अब आते हैं हम लोग वर्धन वंश के जो शासक है उनके ऊपर। संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है, ठीक है। इसका प्रमुख शासक कौन है? प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन का एक पुत्र है जिसको राजवर्धन बोलते हैं, दूसरा पुत्र है हर्षवर्धन और पुत्री है राजश्री। तीन लोग हैं, ठीक है। प्रभाकर वर्धन ने एक उपाधि धारण की थी जिसको बोलते हैं महाराजा धीराज या परम भट्टारक, और हूणों को पराजित किया था। आप देखिए, पहला आक्रमण जो हूणों का हुआ है वो स्कंदगुप्त के समय हुआ है, लेकिन फिर हूणों का आक्रमण इनके समय में भी हुआ है, प्रभाकर वर्धन के समय। तो प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित कर दिया है, ठीक है। तो ये भी काफी प्रतापी शासक रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखिए कहानी क्या चल रही थी। तो राजश्री का विवाह किससे हो गया है? गृहवर्मा से। गृहवर्मा कहाँ के हैं? कन्नौज के राजा हैं, ठीक है। कन्नौज, ये मौखरी वंश बोलते हैं। तो कन्नौज पे मौखरी वंश चल रहा है जिसके राजा है गृहवर्मा, ठीक। गृहवर्मा पे आक्रमण किसने कर दिया? देवगुप्त ने। देवगुप्त कहाँ का शासक है? मालवा का शासक है। तो देवगुप्त ने गृहवर्मा को मार दिया। गृहवर्मा को मार दिया तो राजश्री विधवा हो गई, ठीक है। ये इन्होंने इसकी हत्या कर दी। राजश्री को बंदी बनाया, लेकिन किसी तरह से राजश्री जो है भाग गई जंगल में। तो ये बात जब पता चली किसको? राज्यवर्धन को। तो राज्यवर्धन ने आकर के देवगुप्त को मार दिया, ठीक है ना। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। जैसे ये बात पता चली इसके दोस्त शशांक को। शशांक किसका दोस्त है? देवगुप्त का दोस्त है। तो शशांक को जब पता चला तो शशांक ने राजवर्धन को मार दिया, ठीक है। और राजवर्धन की जब मृत्यु हुई तो हर्षवर्धन को पता चला, तो हर्षवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? शशांक की हत्या कर दी, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी कहानी चल रही है। अच्छा, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एक जो महात्मा बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष, जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था, उसको इस शशांक ने कटवा दिया था, राजा शशांक ने। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो मूल वृक्ष था या जो ओरिजिनल वृक्ष था जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उसको इस राजा शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है ना। राजा शशांक जो गौड़ वंश का था, बंगाल की तरफ का था, तो इसने उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो आज का जो बोधि वृक्ष दिख रहा है वो एक्चुअल में वो वाला वृक्ष नहीं है, ठीक है। ये 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है ये, मतलब कई बार ये वृक्ष काटा जा चुका है। आज का जो वृक्ष चल रहा है वो 5वीं पीढ़ी का चल रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो कटवाया था वो शशांक ने कटवा दिया था वो वृक्ष को, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो है हर्षवर्धन शासक बना है। तो हर्षवर्धन का शासक 606 से 647 तक चला है। कन्नौज को इसने राजधानी बना लिया है और ऊपर, ठीक है। अब इसकी जो पुस्तक है वो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन ने जो पुस्तक लिखी है वो क्या है। 3 नाटक की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि इसने खुद लिखी है ये सब। तो 3 नाटकों की रचना की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस धर्म को इसने एक्सेप्ट कर लिया है? तो इसने महायान धर्म को स्वीकार कर लिया है जो बौद्ध धर्म का है, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया करता था। तो कन्नौज में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया था जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने कन्नौज में एक सभा बुलाई थी। और हर 5 साल पर प्रयाग में ये सभा बुलाते थे। प्रयाग जो इलाहाबाद है, ठीक है, तो हर 5 साल में ये एक सभा बुलाते थे प्रयाग में। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना कि कन्नौज में इन्होंने भी एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी और प्रयाग में ये हर 5 साल पे एक सभा बुलाते थे जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए था।
ठीक है, तो ये इतना सा पॉइंट है जो आपको वर्धन वंश से याद रखना है हर्षवर्धन के लिए। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक पेज में आपके लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट यही था, छोटे छोटे जो पॉइंट है। दो तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप समझ गए होंगे कि पुस्तक कौन सी लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है इनका। ठीक है, पुस्तक ध्यान रखिएगा। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, महायान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजधानी इन्होंने किसकी बनाई, कौन सी बनाई थी, कन्नौज बनाई थी। ठीक है ना। और अगर याद रखना चाहोगे इसमें तो कौन सा चीनी यात्री इनके समय में आया था, कौन सा इनका दरबारी कवि था। ठीक है ना। और जो पुस्तक लिखी गई वो कौन सी थी, जैसे हर्षचरित लिखी थी बाण भट्ट ने। यही छोटे छोटे पॉइंट है जो हर्षवर्धन के लिए इंपॉर्टेंट है। घूम फिर के बस यहीं तक बनता है इनसे क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको। तो वर्धन वंश बहुत बड़ा वंश नहीं था, बहुत कम समय तक शासन चला। ठीक है, कितना चला होगा भाई, 606 से 647, 606 ईस्वी में बने और 647 में मृत्यु हो गई, तो लगभग लगभग 40-41 साल चला। ठीक है, और यहीं से चीजें खत्म हो गई हैं। अब यहीं से क्या होगा, 647 के बाद अरब आक्रमण शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन आक्रमण पढ़ा जाता है वो मेर का मोहम्मद बिन कासिम वाला पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी शासन हो मतलब आक्रमण हुआ है, 648 में हुआ है, 657 में हुआ है। ठीक है, अब हम जब शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे कि उस समय कौन सा अरब आक्रमण शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वर्धन वंश कंप्लीट होता है। तो जो मेन है प्राचीन इतिहास वो आपका खत्म होता है। इसके बाद आपका शुरू होता है मध्यकालीन भारत। ठीक है, 7वीं शताब्दी के बाद आपका ये मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। ठीक है, और मध्यकालीन भारत में फिर आप जा करके कहाँ तक पढ़ेंगे, 18वीं शताब्दी तक आप मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जिसमें पूरा मुगल वंश चलेगा। फिर उसके बाद आपका जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर आपका नया चीज शुरू हो जाएगा, आधुनिक भारत वगैरह थोड़ा अच्छे तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। गुप्त काल किस धर्म को मानते थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को भी इम्पोर्टेंस दी और वैदिक धर्म को भी। हाँ, सब धर्म को। देखो, गुप्त काल स्वर्ण काल इसीलिए बोला जाता है ना, असल में गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन लोगों ने किसी के प्रति बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं दिखाई है कि ये मतलब किसी को तहस नहस कर दे। जैसे पहले चला आ रहा था कि कोई किसी धर्म को मानता है तो दूसरे को नष्ट कर देता था, लेकिन गुप्त के लोग ऐसा नहीं करते थे। ठीक है ना, बौद्ध लोगों को भी ये उतना ही सम्मान देते थे, उनको भी। ठीक है, जैन के लिए भी उतना ही सम्मान था। हाँ, हिंदू धर्म थोड़ा सा ज्यादा था। अगर हम एक बात प्रकार से कहें कि गुप्त साम्राज्य के लिए, तो हिंदू धर्म पे इनका मेन फोकस था। ठीक है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे, तो हिंदू धर्म पे इनके ज्यादा था। लेकिन मानते सभी को थे, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि नष्ट किसी को नहीं किए लोग। उस समय सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हिंदू धर्म के लिए स्वर्ण काल था, बस इतना जान। ठीक है, तो ये इतनी सी बातें आपको बताई गई। क्लियर हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो अब परेशान मत होना। अब देखो, बुक में जब आप पढ़ोगे तो बुक में आपको छोटे छोटे बहुत सारी चीजें दिखेंगी। जैसे हमने बोला ना कि वर्धन वंश के बाद जब आप देखोगे तो अब आपको वाकाटक वंश दिखेगा, इसमें आपको राजपूत दिखेगा, चालुक्य दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको फिर दिखेगा कौन सा, चोल का भी दिखेगा, है ना। इसमें फिर आपको प्रतिहार दिखेंगे, गुर्जर दिखेंगे, चंदेल दिखेंगे, छोटे छोटे कई सारे शासन काल दिखेंगे। ठीक है ना, तो इसको अब हम लोग उतने डीपली लेवल से नहीं पढ़ेंगे अब। ठीक है, जितना जरूरी होगा बीच बीच में हम आपको बता देंगे, क्योंकि आपके एसएससी वाले पॉइंट में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है ना, क्योंकि मध्यकालीन भारत चालू हो जाता है यहीं से। तो अब जब मध्यकालीन भारत चालू हो जाता है तो मध्यकालीन भारत को हम लोग को मेनली देखना होगा। जब मुगल वंश भी शुरू हो जाएगा, अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण के बाद फिर मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका एसएससी जेई के लिए जो है ये मेन चीज शुरू होने वाली है, जब मध्यकालीन भारत शुरू हो जाएगा। अब यहाँ तो अब आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा चीजों को, जो आपके एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट आपकी प्राचीन भारत भी था, लेकिन प्राचीन भारत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। वो इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे चीजें आपकी कनेक्टिविटी में रहें, नहीं तो आपको बहुत सारा इतिहास समझ में ही नहीं आता। ठीक है ना, कि ये क्या चल रहा था पीछे और सब कुछ क्या आ रही है ना, तो ये चीजें आपको समझाई जाती है। अरे सबको इंपॉर्टेंट है, इसी 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 और ई से क्या मतलब है। हिस्ट्री जहां आती है सबको। अब क्या वो पूछ के आएगा क्या कि इसी वालों को हिस्ट्री नहीं पढ़ना है? कैसी बातें करते हो तुम लोग यार। मतलब वो कहता है कि सर इसी वालों को आएगा, थोड़ी देर बाद कहेगा सर मैकेनिकल को आएगा कि नहीं आएगा, कुछ देर बाद वो कहेगा सर सिविल वालों को आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, हिस्ट्री वाले ऐसे ही पूछेंगे, केवल मैकेनिकल वाले हिस्ट्री पढ़ना। तुम लोग कैसी कैसी बातें करते हो भाई।
हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री होता है, वो सबको पढ़ना है, ठीक है। ईसी और इलेक्ट्रिकल से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, क्लियर हुआ सभी को? तो जितना है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, छोटा मोटा जो भी पॉइंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से आपका मुगल तो नहीं, मुगल तो अभी बाद में आएंगे, मध्यकालीन भारत आएगा अभी। तो अभी हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करेंगे, और मध्यकालीन भारत में मेनली ये 712 ही होगा। इसके बाद फिर से गैप आ जाएगा 300 साल का, 300-400 साल का गैप आ जाएगा, फिर वही 1000 ईस्वी के आसपास जब मोहम्मद गोरी के वगैरह का आक्रमण होगा। तो पहले तो महमूद गजनवी वगैरह आ जाएंगे, फिर मोहम्मद गोरी का फिर आक्रमण होगा, तब यहाँ से चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है आपकी में। क्लियर हुआ सभी को? तो आज का इतना ही पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। डीपीपी वगैरह हम आपको सेंड करेंगे, फिर सॉल्व कर लिया जाएगा। कल से हम लोग मध्यकालीन भारत आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो पीछे का वो देख लेना सब लोग, ठीक है। चलिए आज कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। हाँ, हर्षवर्धन वाला हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है। अब हम लोग वो इम्पोर्टेंट देखते हैं जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट वालों को अब हम लोग उतना नहीं देखेंगे, अब केवल वो मेन टॉपिक देखेंगे जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिससे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हो गया? जिससे कम समय में हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प कर सकें, ठीक है। ओके, चलिए आज कंप्लीट करते हैं, क्लास खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।